सो ही गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। तो गाइस, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रही है भाई। जिनका भी सीटी का एग्जाम है, आज की क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सीटी स्पेशल रीजनिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यूज कवर अप करेंगे, रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई, अगर आपको आपकी सीटी के एग्जाम में रीजनिंग में कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो आज की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल डिट्टो हम एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है। और आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद होती है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है इन पेपर्स के अंदर है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इनको करने के बाद ये क्लास देख लीजिएगा, आपकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी रीजनिंग की। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से हमारे क्वेश्चंस। और ये देखिए, इसमें मैथ्स भी मिक्स है, तो भाई जितने रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो मैं वहां से लेकर आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, इस स्क्रीन के ऊपर आप सबको पहला पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई। ये है हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है नंबर सीरीज का। आप सबको पता है ऑलरेडी कि नंबर सीरीज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, जब हमारे नंबर पास पास के होते हैं, हमें क्या करना होता है, डिफरेंस का केस अप्लाई करना होता है। जैसे 143 149 बन रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 प्लस का 6 आएगा। उसी तरीके से 149 से 158 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, प्लस में 9 ऐड हो रहा है। 158 से 170 ऐड, 170 बन रहा है, तो इसका मतलब कितना ऐड हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स कैसे जा रहे हैं, 6 से 9, 9 से 12। तो 6 से 9 जा रहे हैं, मतलब प्लस में 3 हो रहा है। 9 से 12 जा रहे हैं, तो भी प्लस में आपका 3 हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट भी हमें प्लस में 3 करना होगा, ठीक है। स्पीड जो है मैं गाइज अपनी एवरेज रखूंगी, ना ही ज्यादा फास्ट रखूंगी ना ज्यादा स्लो रखूंगी, ठीक है, ताकि हर लेवल के बच्चे को समझ में आए, जिसकी स्पीड कम है या ज्यादा है सभी को समझ में आए, ठीक है। तो ये देखिए, ये +3 हो गया, ये भी +3 हो गया, तो नेक्स्ट भी +3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना लगाना होगा मुझे, 15। तो 170 में गाइज अगर मैं 15 की एडिशन करूंगी तो मेरे यहाँ पर कितना आएगा, 185, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हमारा आगे का, देखिए एक तो वो क्वेश्चन होता है जिसमें सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, और एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें लास्ट में एक और नंबर दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा हमें वेरिफिकेशन करने में इजी रहता है, ताकि हमें पता चले। जैसे कि 185 से 203 बना के देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, अगर मेरा 203 बन रहा है तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 15 आया है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर प्लस में 3 करना होगा। +3 करूंगी तो यहाँ कितना आएगा, 18। अब 18 को जब मैं 185 में ऐड करूंगी तो 203 आएगा। देखिए, 8 और 5 कितना हो गया, 13। 0 8 9 और 1 10, 203। इसका मतलब मेरा जो ये आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है। तो 185 जो आएगा, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप यू क्लियर। किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपको सबको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। ये नहीं सोचना कि नहीं मैडम तो इस मतलब रिकॉर्डेड है तो उसका रिप्लाई नहीं देगी, लाइव में रिप्लाई बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये है आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पर लिखा है भाई वियतनाम, ठीक है। अब वियतनाम का जो कोड है वो क्या है, वियतनाम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप सबको क्या करना चाहिए, पर इजोटी की ट्रिक भी गाइस आप लगा सकते हो। आप सबको मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, जिसको नहीं पता वो देख लीजिएगा, ठीक है भाई। कोई भी अल्फाबेट कौन से नंबर पे है ये हमें पता होना जरूरी है। जैसे कोई कोई भी हमारा अल्फाबेट है किस प्लेस पे, ये याद करना मुश्किल होता है ना, तो इजोटी के बेस पे हम फिक्स करेंगे। जैसे कि ई नंबर 5 होता है, जे नंबर 10 होता है, ओ 15 होता है, टी 20 होता है, और वाई जो है 25 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पी कौन से प्लेस पे है, तो आपको पता है कि ओ 15 है, तो ओ के बाद पी आता है, तो पी 16 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं के की प्लेस वैल्यू क्या है, तो जे 10, तो जे के बाद की आता है। अगर जे 10 है तो के 11 होगा। अगर मैंने आपसे एस की पूछी तो एस टी, अगर टी 20 है तो एस क्या होगा, उससे एक पहले 90। तो इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। जैसे कि ये आपका 22 है, ये आपका 9 है, ये आपका 5 है, ठीक है। इसकी 10 मिनट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा इजोटी की, आपको जितने क्वेश्चन है सारे अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। ये 14 है, ये 1 है, ये 13 है, ठीक है। अब इसे देखिए, डब्ल्यू है, के है, एफ है, वी है, ओ है, सी है, एन है। हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, जैसे ये 23 बन रहा है, ये 11 बन रहा है, ये 6 बन रहा है। अब आपको यहाँ आगे ना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप सबको देखिए समझ में आ रहा होगा, 22 से 23 बन रहा है, +1। ये देखिए, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, +1, यहाँ कितना हो रहा है, +2। तो सीरीज समझ में आ गई, +1 +2 +1 +2, मतलब 22 से 23 +1, 9 से 11 +2, 5 से 6 +1, 20 से 22 +2। इसी तरीके से आप ब्रिटेन के केस में भी यूज कीजिए। तो मैं यहाँ लिखती हूँ ब्रिटेन, ब्रिटेन,
10। आई होप आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दिस इज 2, ठीक है। देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक होती है क्वेश्चन को करने की। देखिए हमारे जितने भी ऑप्शंस है ना, सब में पहले सीटीजे 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 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है? लास्ट के 3 अगर आप ऑप्शंस देख लो ना, सॉरी 3 लेटर्स देख लो, तो उसके बेस पे आप फिक्स कर सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पर मेरा क्या होना है, +1 होना है, यहाँ पर क्या होना है हमारा +2 होना है, यहाँ पर क्या होना है हमारा +1 हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होना है +2, तो यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +1। इसका मतलब लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं MNO, ठीक है। O आना चाहिए यहाँ +2, मतलब ये नंबर 9 है, 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 K आएगा, ठीक है। यहाँ +1 करना है तो यहाँ पर कितना आएगा B, ठीक है। अब देखिए अब 2 ऑप्शन देखिए, 2 एलिमिनेट हो गए, B वाला एलिमिनेट हो गया, D वाला एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब हमें सिर्फ एक ही लेटर चाहिए, V या W। B के O A और C में बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये +1 +2 +1, यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा V आ जाएगा, क्योंकि T जो है 20 होता है और उसमें जब हम 2 को ऐड करेंगे तो TUV, मतलब 22 नंबर पे आपका V हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है हमें यहाँ पर फाइनल नजर में आ रहा है। आई होप आप सबको अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है गाइस। तो समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, नो डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षरों के समूह को व्यवस्थित क्रम में दिया गया है। आपने ये देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इनका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, आपने इन सबको कंबाइन करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल, ठीक है। जैसे कि TOARHU है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि नंबर 3 है, अब यहाँ पर आप है ना इसको टाइप करके दीजिए, देखिए मतलब जैसे 3 है मतलब यहाँ पर A आएगा, 6 के प्लेस पे हमारा U आएगा। एक अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए जिसका कोई मीनिंग हो। 1 के प्लेस पे आपका T आ जाएगा, 5 के प्लेस पे आपका H आ जाएगा, 2 के प्लेस पे आपका O आ जाएगा और 4 नंबर पे हमारा क्या है R। इसका मतलब देखिए ऑप्शन नंबर A, ये तो भाई बाय लक किस्मत होती है कि हमारा जो आंसर होता है हमें बिल्कुल डिट्टो मिल जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल गया, नहीं तो हो सकता है कई बार तो 5th ऑप्शन तक भी हमारा आंसर हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा ऑथर, मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है अगर इनके जितने भी नंबर्स है लेटर्स इनको हम कंबाइन करें तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑथर। देन आई होप यू क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, उस विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो उसी प्रकार तीसरे पद से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से है। देखिए कलम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो फावड़े से क्या करेंगे। आंसर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है हमारी वस्तु, कलम क्या है हमारी वस्तु। अब वस्तु से कर्म क्या हो रहा है, लिखने का, तो यहाँ पर ये फोकस करना होगा कि ये वस्तु है इससे कर्म, तो यहाँ पर ये वस्तु है तो अगला भी यहाँ पर इसका क्या आएगा, कर्म आएगा। तो कर्म के हिसाब से ये क्या करता है भाई, फावड़ा कौन सा काम करता है, खोदने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन, ऑल कैट्स आर रैट्स वाले। मेरी तरफ से मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जितने स्टूडेंट्स है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हिंदी में भी पढ़ रहे हैं ना अपना, ये अपनी रीजनिंग जो है वो ये वाला जो टॉपिक है ना इंग्लिश में करें, क्योंकि इंग्लिश में करने से थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। बाय द वे आप कर सकते हो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ट्रिक्स है ना वो थोड़ी इजी रहती है करने में। देखिए यहाँ लिखा है सभी नदियां पर्वत है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेती हूँ, जिसका मतलब है ऑल रिवर्स आर माउंटेन्स, ऑल रिवर्स आर माउंटेन्स, ठीक है। जितनी नदियां हैं सारी की सारी क्या है, पर्वत हैं। उसके बाद है ऑल ओशन, ठीक है, ऑल ओशन आर माउंटेन्स, ये जो है स्टेटमेंट दी है, ठीक है। अब इसके नीचे कंक्लूजन दिए हैं दो, कौन कौन से दिए हैं, कुछ नदियां महासागर हैं, जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ, सम रिवर्स आर ओशन, सम रिवर्स आर ओशन। सेकंड है कुछ पर्वत नदियां हैं, देन सम माउंटेन्स आर रिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपके निष्कर्ष कंक्लूजन है, ठीक है। तो लिखा है ऑल रिवर्स आर माउंटेन्स, ऑल ओशन आर माउंटेन्स, ठीक है। देन सम रिवर्स आर ओशन, सम रिवर्स आर ओशन। देखिए आपका ये रिवर है, ये ओशन है। मैंने आपको अपनी जो ट्रिक है वो हमेशा उसमें ये बताती हूँ कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनके पीछे हमेशा सम का यूज करते हैं। दोनों तरीके से कराऊंगी, डायग्राम से भी कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इनके पीछे क्या लगेगा, सम का यूसेज होगा, तो ध्यान से देखिएगा। और सम का जो यहाँ पर, एक सेकेंड, आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। आई होप आप अब आप सबको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने हमेशा ये बोला है
कि जैसे हमें रिवर से ओशन पे जाना है तो माउंटेन से माउंटेन कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सम टू सम शुड नॉट बी कैंसिल, सम से सम कैंसिल नहीं हो सकता। जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे, रिवर से ओशन के बीच में बनने वाले जितने कंक्लूजन है सारे के सारे गलत होंगे। तो पहला बिल्कुल गलत है कि सम रिवर आर ओशन, बिल्कुल गलत है। उसके बाद है सम माउंटेन्स आर रिवर्स, देन सम माउंटेन आर रिवर्स, बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऑल रिवर आर माउंटेन्स देन सम माउंटेन्स आर रिवर्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाय द वे अपना ये जो अचीवर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैंने सिलोजिज्म की वीडियो भी डाली हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से मैंने करवाई है सिलोजिज्म, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलिए अब इसका जो है मैं डायग्राम आपको बता देती हूँ। जैसे ऑल रिवर्स आर माउंटेन्स है, जितने रिवर हैं सारे के सारे आपके क्या हैं, माउंटेन है। उसके बाद है ऑल ओशन आर माउंटेन, ठीक है। ऑल रिवर आर माउंटेन, ऑल ओशन, मतलब ये ओशन जो है आपने बिल्कुल बीच में रखना है, रिवर और ओशन में कनेक्शन नहीं करना। सारे रिवर भी माउंटेन है, सारे ओशन भी माउंटेन है। तो सम रिवर आर ओशन, देखिए रिवर और ओशन में कोई कनेक्शन नहीं है, गलत है। देन सम माउंटेन आर रिवर, तो माउंटेन का कुछ हिस्सा रिवर है, बिल्कुल सही है। इसको हिंदी में यही कहा जाएगा, सम माउंटेन्स आर रिवर्स, मतलब माउंटेन्स का कुछ हिस्सा रिवर है। तो बिल्कुल फर्स्ट जो है बिल्कुल गलत है और सेकंड जो है इसका सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कि जो दूसरा जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल आपका सत्य जो है यहाँ पर निकलता है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज क्लियर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर आपका, शेडो का क्वेश्चन है। सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था, खंबे की परछाई ठीक सन्नी के दाईं ओर पड़ रही है, सन्नी का मुख किस दिशा में है ये आपको बताना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे करना है। शेडो वाले क्वेश्चन में आपको एक एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपका सॉरी मॉर्निंग का क्वेश्चन होगा, मॉर्निंग, एक सेकेंड में इसको इरेज कर देते एक बार, एक सेकेंड, देखिए जब भी गाइस आपका मॉर्निंग का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपका मॉर्निंग का, ठीक है, ये मॉर्निंग का ही क्वेश्चन है सूर्योदय वाला, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपका सन गाइस का होता है ईस्ट में, तो जो आपकी शेडो बनती है ना वो वेस्ट में बनती है। शेडो जो होती है वो सन के बिल्कुल ऑपोजिट बनती है, तो शेडो गाइस कहाँ पर बनेगी? वेस्ट में। और अगर आपका क्वेश्चन इवनिंग का होता है तो इवनिंग में जो आपका जो सन होता है वो कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। तो जो आपकी शेडो की डायरेक्शन है, जो आपकी शेडो होती है वो कहाँ पर बनती है? वो आपकी ईस्ट में बनती है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका मॉर्निंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्शंस बनाती हूँ, क्योंकि डायरेक्शंस यहाँ इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा मैं किस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। आपको पता है कि जब हमारा फेस नॉर्थ में होता है तो जो हमारा राइट हैंड है वही हमारा राइट होता है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट होता है। और अगर हम अपोजिट फेस कर लेते हैं तो राइट के बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट, मतलब एक साइड की अगर आपको फेसिंग आ जाती है ना लेफ्ट राइट की, तो दूसरी साइड के अपोजिट तो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो जिस हाथ से मैं लिख रही हूँ दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। और अगर आप ईस्ट में जा रहे हो देन दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट, और अगर इसके ऑपोजिट जाओगे तो लेफ्ट राइट जो है आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको आगे किस तरीके से करना है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर देखिए तीन चीजें आप यहाँ पर नोटिस कीजिए। सबसे पहले पर्सन का नेम, कि किसके दाएं बाएं परछाई पड़ रही है, उसके दाएं पड़ रही है या बाएं पड़ रही है, तो मैंने ये लेफ्ट, एल मीन्स लेफ्ट एंड आर मीन्स राइट, ये लिख लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखनी है शेडो की डायरेक्शन, ठीक है, जो कि हमारी परछाई है, ठीक है। अब पर्सन का नेम क्या है? यहाँ पर देखिए दूसरा तो खंबा ही है, पर्सन जो है किसके दाएं बाएं परछाई पड़ रही है? सन्नी के, तो मैंने यहाँ सन्नी का नेम लिख दिया है। तो सन्नी के कहाँ पर पड़ रही है ये देखना जरूरी है, कहाँ पर पड़ रही है भाई? सन्नी के पड़ रही है ठीक दाई और, मतलब मैं यहाँ पर राइट लूंगी, आर लिख लिया है। और जो शेडो की डायरेक्शन है गाइस वो वेस्ट में जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है मॉर्निंग है और मॉर्निंग में सन हमारा ईस्ट में होता है, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड वेस्ट में कब होता है? राइट हैंड देखिए ये राइट हैंड है, ये वेस्ट में तब होता है जब पर्सन का फेस कहाँ जा रहा है? साउथ में। ये देखिए ये राइट हैंड ईस्ट में है जब पर्सन का फेस नॉर्थ में है। जब राइट हैंड वेस्ट में होता है इसका मतलब जो पर्सन का फेस है वो साउथ में है। तो सन्नी का मुख जो है कौन सी दिशा में है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? दक्षिण में। ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि राइट हैंड जो है वेस्ट में कब होता है, क्योंकि हमसे यहाँ राइट हैंड पूछा है, ठीक है। तो राइट हैंड वेस्ट में तब होता है जब पर्सन का फेस जो है वो साउथ में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू क्लियर। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कई सारे बच्चे ना मतलब शेडो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम हम इसको कैसे करें। कोई डाउट नहीं है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस स्क्रीन के ऊपर आपका,
ओड वन आउट का, विषम का चयन करना है, किलोमीटर है, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल है। अब यहाँ पर जो आपका जो आंसर है एग्जैक्ट जो आपका किलोमीटर आ जाएगा विदाउट एनी डाउट। देखिए ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, क्विंटल में भी ग्राम होते हैं, किलोमीटर जो है यहाँ पर सबसे डिफरेंट है। तो आपको पता है ओड वन आउट में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 एक समान एक डिफरेंट है, देन योर ए ऑप्शन इज परफेक्टली क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन जो है गुरुवार है। ठीक है, अब जो जो लिखा है ना हमने उसको नोट करना है। ठीक है, फोर्थ डे जो है आपका वो क्या है, आपका थर्सडे। ठीक है, फोर्थ डे जो है आपका क्या है, थर्सडे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए मैं तो देखिए आप टीचर हूं तो मैं आपको यहाँ पर जो सारी चीजें लिख कर बताऊंगी। बाय द वे आप एक स्टूडेंट हो, आप इसको अपने माइंड में काउंट कर सकते हो, भाई मैंने तो हर टाइप के बच्चे को पढ़ाना है, चाहे कोई स्लो है चाहे कोई फास्ट है। ठीक है, अब देखिए पहले आप यहाँ पर ये देखिए उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन आप तब निकालोगे। पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि गुरुवार को हम नोटिस करते हैं, जैसे कि जो अगला गुरुवार आपका होगा वो कब। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको। तो इसमें जब हम प्लस में 7 करेंगे, एक हफ्ते बाद पूरे 7 दिन बाद जो जो डे होता है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो 11 को आपका थर्सडे आएगा। ठीक है, पहले 4 को आपका थर्सडे है तो 7 जमा करके 11 को आपका थर्सडे आएगा। इसमें 7 जमा करेंगे तो नेक्स्ट जो थर्सडे आएगा वो आपका 18 को आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 7 जमा करेंगे तो नेक्स्ट जो आएगा वो आपका 25 को आएगा थर्सडे। ठीक है, और उसके बाद इसमें जब हम 7 जमा करेंगे, देखिए तो मार्च में हमारे कितने दिन होते हैं, मार्च में हमारे जो होते हैं वो 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 6 जमा करूंगी, सिंपली अगर 6 जमा करूंगी तो 31 तारीख बनेगी, वेडनेसडे बनेगी। ठीक है, और अगर इसमें 7 जमा करूंगी तो 32, तो 32 तो कोई तारीख होती नहीं है। तो मतलब इसका मतलब 1 अप्रैल बनेगी। 1 अप्रैल जो है मतलब 1 अप्रैल को जो है हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा थर्सडे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो 1 अप्रैल हो गया, इसमें 7 जमा करेंगे तो हमारा 8 अप्रैल को भी हमारा थर्सडे होगा। ये आप सबको ना माइंड में क्लियर करना है। ठीक है, नहीं तो मैं तो यहाँ पर आपको सीधा माइंड में बता दूं और अपना एग्जैक्ट बात करूं। ठीक है, तो ये 8 को हो गया आपका, उसके बाद आपका 15 को आपका थर्सडे होगा 7 जमा करके, फिर उसके बाद आपका 22 को आपका थर्सडे होगा, फिर उसमें 22 में 7 जमा करेंगे तो आपका 29 को थर्सडे होगा। और जो अप्रैल होती है वो हमारी कितने दिन की होती है, 30 दिन की होती है। तो आखिरी दिन जो है इसका 30 अप्रैल बनेगा, जो कि हमारा क्या बनेगा, फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए कोई गड़बड़ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो कि क्वेश्चन आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक यही है कि अपने माइंड में काउंट कीजिए कि 4 को अगर थर्सडे है तो उसके बाद आप निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट थर्सडे कब होगा, उसके हिसाब से आप फ्राइडे निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको और कोई मेथड आता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये माइंड में अपना कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 व्यक्ति हैं, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, एक्स वाई जेड एम एन ओ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं और शक्निसी क्रम में, जेड एक्स और एन के बिल्कुल बीच में है। एम के नहीं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन मत शुरू कीजिए, दिस इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, एम किनारे पर नहीं है, यहाँ से भी नहीं करना, यहाँ से शुरू करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन को शुरू करने का एक तरीका होता है, जैसे वाई एन के ठीक दाएं है। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे जेड एक्स और एन के बीच में बिठाएंगे तो हमें क्या पता एन इधर है या एक्स इधर है। ठीक है, या एक्स इधर है एन इधर है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्ट पता चलेगा कि वाई एन के ठीक दाएं, अगर यहाँ पर एन है तो इसका ठीक दाया, जो हमारा दाया है वही इसका दाया होगा। ठीक है, तो वाई एन के ठीक दाएं है तो वाई को आपने यहाँ बिठा दिया। अब ये कह रहे हैं z जो है एक्स और एन के बिल्कुल बीच में। अब देखिए z एक्स और एन, अगर मैं एक्स यहाँ बिठाऊं तो z कहाँ बैठेगा, तो इसका मतलब एक्स और एन के बीच में z, मतलब मैं z को यहाँ बिठाऊंगी तो एक्स और एन के बीच में z ऐसे बैठेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, z जो है एक्स और एन के बीच में z इस तरीके से बैठेगा। ठीक है, अब लिखा है m जो है किनारे पर नहीं है, 2 पर्सन और रह गए, m किनारे पर नहीं है। ठीक है, o जो है दाएं किनारे पर नहीं है। अगर मैं m को देखूं तो m को दोनों में से किसी किनारे पर बिठा सकती हूँ, और o दाएं किनारे पर नहीं है। अगर o दाएं किनारे पर नहीं है तो क्यों ना मैं o को बाएं किनारे पर बिठा दूं। नहीं तो अगर मैं m की प्लेसिंग करूंगी तो m जो है किनारों पर ही बैठेगा। अगर मैं o को बाएं किनारे पर बिठाऊंगी ना और m को यहाँ लिखूंगी तो ही जाके मेरी बात बनेगी, तो जाके मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है m आना है, क्योंकि m मुझे किनारे पर कहीं से भी नहीं बिठाना, किसी भी किनारे, किनारे पर नहीं का मतलब किसी भी किनारे पर नहीं है। ठीक है, तो ओ दाएं किनारे पर नहीं है, इसका मतलब मैंने ओ को बाएं किनारे पे बिठा दिया और एम को यहाँ बिठा दिया। तो एम के पड़ोसी कौन है, दिस इज ओ एंड एक्स, हमें सामने से दिखाई दे रहा है
ठीक है, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, सीधा सीधा क्वेश्चन था विदाउट एनी डाउट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, आपका ब्लड रिलेशन का है। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको यहाँ पर पुट करना है। P मल्टीप्लाई Q, देखिए A मल्टीप्लाई B का अर्थ क्या है, A B के पिता हैं, तो P Q के पिता हैं, तो P जो है पिता हैं, किसके पिता हैं, Q के। तो जैसे जैसे आप सबको ब्लड रिलेशन पता होगा, नहीं तो अचीवर्स अकेडमी चैनल पर देखिए भाई, मैंने वहां पर ब्लड रिलेशन की कंप्लीट बेसिक से वीडियो डाली है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि मैं किस तरीके से कराती हूँ। मैं हमेशा जो ट्रायंगल होता है वो मेल जेंडर के लिए यूज करती हूँ, और जो सर्किल है वो मैं फीमेल जेंडर के लिए यूज करती हूँ। ठीक है, तो P मल्टीप्लाई Q, ए बी के पिता है तो P Q के पिता है। Q प्लस R है, तो A प्लस B का मतलब है A B का भाई है, तो Q R का भाई है। जैसे जैसे यहाँ लिखा है वैसे, तो Q R का भाई है, तो Q क्या है, भाई, किसका भाई है, R का, तो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद है R माइनस S, तो A माइनस B का अर्थ है A B का पति है, तो R S का पति है, तो R जो है पति है, किसका पति है, S का, तो S जो है ऑफ कोर्स सी बात है सर्किल होगा, क्योंकि मेल की जो मैरिज है वो फीमेल के साथ होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है, क्या एसपी की पत्नी है, क्या पत्नी है एसपी की, नहीं, पहला बिल्कुल गलत है। क्या पीएस के पिता हैं, पीएस के पिता हैं, कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा। पीएस के ससुर हैं, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए पी का जो बेटा है वो आर है, और बेटे की पत्नी एस होगी, तो पीएस के ससुर ही तो हुए, बिल्कुल ठीक है। पार्टनर के फादर हो गए, क्यूएस के पति, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल विदाउट एनी डाउट आप इसको कर सकते हैं। आई होप यू क्लियर। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही और पेपर आते जाएंगे। अब ये वाला पेपर आपका कंप्लीट हो गया है जो आपके सामने लिखा था। अब नेक्स्ट पेपर आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, तो देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर आपको कौन सा पेपर नजर आ रहा है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा सभी पेपर। चलिए नेक्स्ट आ चुका है स्क्रीन के ऊपर पेपर, देखिए। पहले तो भाई मैं डायरेक्शन बना लेती हूँ, क्योंकि डायरेक्शन बनानी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने अभी आपको बताया था जब पीछे मैंने जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, मैंने बोला था भाई अगर आपका फेस नॉर्थ में है, दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट, वो बेसिक्स देख लेना जो मैंने अभी आपको बताया। अपोजिट डायरेक्शन में दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, ईस्ट में दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ठीक है, अब ये कह रहे कुणाल जो है 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। अब जैसे कुणाल यहाँ पर खड़ा है, अब ये 90 मीटर जो है पूर्व दिशा की ओर गया, दिस इज 90 मीटर। कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि मैडम ने 90 मीटर इतना खींचा है तो 70 मीटर जो है इसे कम खींचेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कहाँ पर कितनी लाइन को हमने खींचना है। ठीक है, 60 मीटर पश्चिम की तरफ जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है, 60 मीटर पीछे की तरफ जाएगा, वेस्ट में जा रहा है ना, मतलब इधर जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, पीछे वापस जा रहा है 60 मीटर, इसका मतलब दिस इज 60 मीटर, और ये 60 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाइए तो 30 मीटर बच गया ना। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है और यहाँ तक 90 मीटर ईस्ट में जाता है पूर्व में, और पीछे वापस पश्चिम में 60 मीटर आएगा, तो यहाँ से 60 मीटर यहाँ तक आ गया, इसका मतलब 30 ये बचा, तो ये पर्सन अभी खड़ा कहाँ है, यहाँ पर इस एरो पे, क्योंकि 60 मीटर इसने बैक कवर किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, मैं पेन के कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब वो पर्सन यहाँ खड़ा है, इसके बाद वो दाएं मुड़कर 40 चलेगा। वेस्ट में दाया कहाँ है, देखिए ऊपर की तरफ, तो वेस्ट में ऊपर चल के ये कितना चला है भाई, अपना 40 चला है। तो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तक किस दिशा में है। ठीक है, अब ये बताइए, इसका आरंभिक बिंदु है। ठीक है, अब ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो आरंभिक बिंदु से देखने में ये कौन सी दिशा में दिख रहा है, दिस इज, यहाँ पर इसकी आंख है, यहाँ पर इसकी आंख है, तो ये दिशा कौन सी दिखाई दे रही है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्योंकि ये दिशा कौन सी होती है, अगर ये पर्सन यहाँ पर आरंभिक बिंदु से देखने में कौन सी दिशा में खड़ा है, आरंभिक बिंदु ये है, अगर यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर इस टाइम खड़ा है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब उत्तर पूर्व आएगा। और साथ में इसका जो है 50 मीटर आएगा, बी ऑप्शन आएगा। अब ये कैसे आएगा, देखिए जब भी हमें इस तरीके से हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है, दैट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आई होप आप सबको अच्छे से स्क्रीन पर दिखाई तो दे ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा एच स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, पी स्क्वायर मतलब मेरा यहाँ पर कितना है, पी स्क्वायर, दिस इज 40 है और एक 30 है। ठीक है, परपेंडिकुलर में 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर ले लेती हूँ। ठीक है, मतलब ये आपका 1600 और 2500 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 900, सॉरी 900, टोटल कितना हो जाएगा आपके सामने, टोटल आपके सामने हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, दिखाई दे रहा है।
तो ये आपका 2500 हो गया, मतलब एच स्क्वायर की वैल्यू जो है आपकी 2500 हो गई, ठीक है। और जब इसका रूट करेंगे तो एच की वैल्यू आपकी 50 मीटर आएगी। तो सीधी सी बात है 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई होप यू क्लियर, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन किए। कोई कहीं डाउट हो तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो, नो डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फिर से वैसा क्वेश्चन जिसमें हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। देखिए मुझे तो यहाँ पर पता चल रहा है सामने से क्या बन रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए 3 नंबर पे अगर हम देखें तो पी आएगा। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लैक ब्लैक मिक्स हो रहा है। ये देखिए 3 नंबर पे देखिए आपका पी आ रहा है। 5 नंबर पे आपका गाइस क्या है, ओ। 2 नंबर पे आपका क्या है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आपका एल है। नंबर 4 आपका आई है। नंबर 6 पे आपका सी है। और 1 नंबर पे आपका ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो आंसर हमारे सामने आ चुका है, दिस इज पुलिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर क्लियरली हो चुका है। हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है और वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। आई होप यू क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ये है आपका नंबर सीरीज का। देखिए फिर से मुझे ये लीजिए, देखिए तो यहाँ पर ये देखिए ये आपका 4 है, दिस इज 2 स्क्वायर। ये आपका 3 का क्यूब है 27। ये आपका 4 का स्क्वायर है। ये आपका 5 का क्यूब है। ये आपका 6 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 7 का क्यूब आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, 343। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई करना है तो यहाँ देखिए दिस इज 8 स्क्वायर एंड दिस इज 9 क्यूब। मतलब एक स्क्वायर है, एक क्यूब, एक स्क्वायर है, क्यूब है। तो बी ऑप्शन इज वेरी क्लियर आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का है। फिजिक्स का जो आपके सामने कोड है वो क्या है, फिजिक्स। देखिए फिजिक्स का जो कोड है वो है हमारा आर जे ए यू के ई यू, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अभी मैंने आपको इजोटी ट्रिक बताई थी, ये 16 है, ये 18 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 25 है, तो गाइज ये 27 है, ठीक है। ये आपका 19 है, तो ये आपका 21 है। सभी के बीच में +2 +2 हो रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, 16 से 18, 8 से 10, 25 से 27, 19 से 21, 9 से 11, 3 से 5, सब में +2 +2 हो रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर भी +2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना क्वेश्चन को, आप आंसर तो कर पाओगे लेकिन कम समय में तब कर पाओगे ना जब आपको थोड़ी ट्रिक पता होगी। तो देखिए डी के क्यू जो सभी में आ रहा है, तो आप सबको पता ही है, तो इसको छेड़ने की क्या जरूरत है। पीछे से चेक करो, +2 तो सब में हो रहा है। तो मतलब इसके बीच में कितना 2 ही ऐड होगा ना, तो ये 25 नंबर पे है, तो ए हमारा 27 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोबारा से हमारी जो एबीसीडी काउंट होती है अंग्रेजी वर्ण वाला, तो यहाँ 27 हो गया। तो पीछे जो है आपका ए आना चाहिए। तो सी और डी ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ देखिए आई आएगा, ये जे आएगा, बस ये फिक्स होते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो जी जो आपका नंबर 7 है, इसमें अगर मैं +2 करूंगी तो यहाँ पर आई आएगा नंबर 9 पे। इसका मतलब सिंपली हमारा ए ऑप्शन जो है वेरी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आई आएगा, ठीक है। 7 में 2 जमा करेंगे तो 9 आएगा, आई आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्रिक से काम करना है। वैसे तो आप इसको सारा अगर करोगे तो आप इसको कर सकते हो, नो डाउट, बट इसको किस तरीके से करना है आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस स्क्रीन के ऊपर हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ए बी सी डी एफ उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ई एफ मध्य में है, ए और बी किनारे पर, सी ए के ठीक बाईं ओर है और बी के ठीक दाईं। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ए और बी बिल्कुल किनारे पे। अब यहाँ पर कितने पर्सन है, 3 4 5 6 पर्सन है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा ए 6 पर्सन है, मतलब 2 3 4 5 बी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए या ए यहाँ या बी यहाँ किनारे पर हो सकता है, या हो सकता है बी यहाँ पर हो 1 2 3 4, या ए यहाँ पर हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, दोनों में से कोई भी कहीं पर हो सकता है। ई और एफ मध्य में, मध्य का मतलब ये कि जितना यहाँ से डिस्टेंस छोड़ा है उतना ही यहाँ से छोड़ो। ई और एफ का भी तो प्लेस फिक्स नहीं है कि कहाँ पर है। ई और एफ दोनों में से यहाँ कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों में ई और एफ आएगा, ठीक है। ई और एफ बिल्कुल यहाँ सेंटर में बैठेंगे और हमें ये भी नहीं पता कि ई कहाँ है और एफ कहाँ है, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पर स्लैश लगा दिया साथ में कि दोनों में से यहाँ कोई भी होगा मिड में, ठीक है। उसके बाद लिखा है भाई हमें पॉसिबिलिटी का एलिमिनेट करना है। अब नेक्स्ट लाइन एलिमिनेट करेगी, सी ए के ठीक बाईं ओर खड़ा है। सी जो है ए के ठीक बाईं, यहाँ तो सी ए के ठीक बाई आ नहीं सकता, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे। सी ए के ठीक बाय तो यहाँ पर आएगा, इसका मतलब दिस पॉसिबिलिटी इज ट्रू, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल करेक्ट होगी। तो पर्सन बचा कौन सा, हमारे पास सिर्फ डी बचा है, तो डी की प्लेसिंग हमने यहाँ कर दी क्योंकि बाकी सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो बी के ठीक दाई कौन है, तो बी का ठीक दाई कौन है, डी दिखाई दे रहा है हमें इसके बिल्कुल ठीक दाई पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो सिटिंग अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं आपको जितना हो सके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है फिर से हमारा ऑल कैट्स आर रेड्स वाला। ठीक है, तो इसको मैं पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। कुछ फूल गुलाब हैं, देन सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, इसको इरेज करती हूँ, ऑल लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक। एक सेकेंड, देखिए कुछ फूल जो है गुलाब है, देन सम फ्लावर्स आर रोज। ठीक है, सम फ्लावर्स आर रोज। नेक्स्ट है कुछ गुलाब लाल हैं, देन सम रोज आर रेड, सम रोज आर रेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो कंक्लूजन है वो क्या क्या बन रहे हैं, सम फ्लावर्स आर रोज एंड सम रोज आर रेड। ठीक है, देन ऑल रोज आर फ्लावर्स। ठीक है, देन ऑल रोज आर फ्लावर्स, जो सेकंड है वहां लिखा है सम सम फ्लावर्स आर रेड, सम फ्लावर्स आर रेड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहले मैं इसको ट्रिक से करवा रही हूँ, फिर इसको डायग्राम से कराऊंगी। कुछ फूल जो है, ये देखिए ऑल रोज आर फ्लावर्स, अब रोज से फ्लावर पे जाना है। आपको पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट के पीछे हिडन फॉर्म में हम सम का यूज करते हैं। देन ऑल रोज आर फ्लावर, देन सम रोज आर फ्लावर बन रहा है, उसको ऑल रोज आर फ्लावर तो हम कह ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत है। ऑल में सम होता है लेकिन हम सम को ऑल नहीं कह सकते, सामने से पता चल रहा है। सम फ्लावर्स आर रेड, देखिए फ्लावर से रेड पे जाना है तो रोज से रोज कैंसिल होना जरूरी है, और यहाँ पर सम रोज से सम रोज कैंसिल नहीं हो सकता, आपको बताया हुआ है सम टू सम शुड नॉट बी कैंसल। इसका मतलब रोज से रोज कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये वाला भी गलत है, तो फ्लावर से रेड पे हम नहीं जा सकते। देन बोथ कंक्लूजन, ना तो पहला निष्कर्ष सत्य है ना दूसरा। अब मैं आपको इसको डायग्राम से बनाकर दिखा देती हूँ। सम फ्लावर्स FL, ठीक है, सम फ्लावर्स आर, फ्लावर्स जो है वो रोज है। ठीक है, फ्लावर्स का कुछ हिस्सा रोज है RO, एंड सम रोज आर रेड, ये मैंने RE लिख दिया है। तो यहाँ खुद देख लीजिए, ऑल रोज आर फ्लावर्स, रोज से फ्लावर्स, देखिए ये देखिए, सॉरी सॉरी, हाँ ऑल रोज आर फ्लावर्स इज इनकरेक्ट। सम फ्लावर्स आर रेड, देखिए फ्लावर्स और रेड में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब ना तो निष्कर्ष पहला सत्य है और ना ही आपका दूसरा सत्य है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, विषम का चयन करना है। कलम है, रबड़ है, पुस्तक है, पेंसिल है, सीधा डिट्टो आंसर आप सभी के सामने आपको मिल रहा है C ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए कलम है, रबड़ है, पेंसिल है, ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं आपके, और जो पुस्तक है वो रीडिंग के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब जो हमारा सबसे परफेक्ट जो आंसर है चारों में से, जो पुस्तक जो है हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन का। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, PQRST, पी और आर भाई भाई हैं। ठीक है, तो पी और आर जो है भाई भाई हैं, इसका मतलब पी और आर जो है आपने यहाँ पर दोनों को ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, टी क्यू का चाचा मामा है, टी और क्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है, छोड़ दो। एस टी का पुत्र है, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यू आर की बहन है, क्यू बहन है, इसका मतलब क्यू को सर्किल में फिट कर दो, क्यू जो है आर की बहन हो गई। ठीक है, अब क्यू की इंफॉर्मेशन आ गई है तो बाकी लिख सकते हैं। टी क्यू का चाचा है, अगर टी क्यू का चाचा है, क्यू का चाचा कब बनेगा, पहले क्यू का एक पिता होना जरूरी है। ठीक है, मतलब क्यू का, ये देखिए टी जो है वो क्यू का चाचा है, क्यू का चाचा। ठीक है, मतलब पहले क्यू का एक पिता होगा और पिता का जो भाई होगा वो टी होगा, और मामा भी हो सकता है। इसका मतलब क्यू की मदर है या फादर है, कुछ भी है, उसका जो भाई है, चाहे मदर का भाई हो चाहे फादर का, वो टी है। चाचा अगर ये मामा लगेगा तो मदर का भाई होगा, चाचा लगेगा तो मतलब ये तो टी तो ट्रायंगल ही है ना। ठीक है, एस टी का पुत्र है, तो एस जो है टी, एस जो है वो टी के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे दिखना है, जो बेटा बेटी होते हैं एग्जैक्ट नीचे आते हैं। ठीक है, जो एस जो है वो टी का पुत्र है। तो पी एस से किस तरीके से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे मान लो आप पी हो, ये आपके पिता हैं, ठीक है, और ये आपके चाचा का जो है बच्चा है, तो पी और एस किस तरीके से संबंधित लगेंगे, सीधी बात है चचेरा ममेरा भाई लगेंगे, क्योंकि ये देखिए चचेरा कजन्स लगेंगे ना, और दोनों हैं भी ट्रायंगल तो भाई ही लगेंगे, चचेरा ममेरा भाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर आपका, फिर से कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के किसी महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार सभी रविवार को अवकाश हो, तो इस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। ये आंसर तो आपको सामने से दिख रहा है, इसका 23 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अगर ये देखिए रविवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन का महीना, सीधी सी बात है, अगर कोई भी मंथ है उसका फर्स्ट डे जो है आपका संडे आ रहा है, कोई भी डे है, तो उस महीने में तो 5 रविवार ही होंगे। देखिए 7 जमा करके दूसरा 8 को होगा, फिर उसमें 7 जमा करेंगे तो 15 को होगा,
ठीक है, और उसमें फिर से 7 जमा करेंगे तो एक 22 को होगा, और फिर से 7 करेंगे तो 29 को होगा। तो 5 रविवार आपके हो गए, 5 रविवार हो गए, 5 आपके क्या हो गए गाइस, संडे हो गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। और प्रत्येक दूसरा और चौथा शनिवार, दूसरा और चौथा मतलब 2 दिन जो है और हमने जोड़ दिए। ये सबको अवकाश है, सबको हॉलीडे है, तो टोटल कितनी छुट्टियां होगी, टोटल आपके 7 हॉलीडेज हो गए इन द मंथ ऑफ 30 डेज। ठीक है, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे, तो 30 दिन वो उस महीने में है। ठीक है, तो उसमें से 7 जो अगर हम हॉलीडेज को लेस कर दें तो 23 जो है आपके कार्य दिवस होंगे। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर फाइनल आंसर। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। शब्द युगम का चयन कीजिए। ये देखिए, ये वही एनालॉजी का क्वेश्चन है, जैसे अविवाहित अविवाहिता से संबंधित है। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मेल जेंडर है फीमेल है, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर देखिए अविवाहित का अविवाहिता बना है, तो घोड़ा का घोड़ी ही बनेगा। बाकी मठवासिनी बहन उप शिक्षक शिक्षक ये सारे गलत ही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर जो है आंसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर जो है गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जितने पेपर है भाई हम कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है एक सेकेंड, शुरू में ही आया हुआ है, एक सेकेंड, चलिए। ठीक है, देखिए, तो विषम का चयन कीजिए, इसमें बाय मिस्टेक आंसर लगा होगा, विषम का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा टमाटर। ठीक है, क्योंकि आलू है, अदरक है, गाजर है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, जमीन में उगने वाले हैं। ठीक है, जो टमाटर है भाई वो पौधा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारे जो है इससे डिफरेंट हो गए, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन आई होप यू क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। फिर से ये ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चन है, मतलब सिलोजिज्म का। देन सभी जानवर कुत्ते हैं। देन ऑल एनिमल्स, ठीक है, मैं एनिमल्स को ए लिख रही हूँ, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स। ठीक है, कुत्ते डी को मैं, डॉग को डी लिख रही हूँ। उसके बाद है कुछ कुत्ते खतरनाक है। देन सम डॉग्स आर डेंजरस, तो डॉग्स को मैं डी ओ लिख रही हूँ, थोड़ा आपको ध्यान में रहे, और डेंजरस मतलब डी ए लिख रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो सभी जानवर जो है कुत्ते हो गए, और कुछ कुत्ते जो है वो खतरनाक हो गए, डेंजरस। अब यहाँ पर निष्कर्ष में क्या लिखा है, कंक्लूजन फर्स्ट। देन ऑल एनिमल्स, देन ऑल ए आर डेंजरस मतलब डी ए। ठीक है, सेकंड में लिखा है कुछ कुत्ते जानवर हैं, मतलब सम डॉग्स। ठीक है, कुछ कुत्ते, सम डी ओ आर ए। ठीक है, ऑल ए आर डी ए मतलब डेंजरस, एंड सम डी ओ मतलब डॉग्स आर एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए, अब स्टेटमेंट को देख के बताना है कितने कंक्लूजन जो है ट्रू है। पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। जितने एनिमल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके डॉग्स मतलब डी ओ हैं, और कुछ डॉग्स जो हैं वो डेंजरस हैं, मतलब डी ए हैं। और थोड़ा ध्यान से देखिए, ऑल एनिमल्स आर डी ए, डी ए और एनिमल के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल गलत। सेकेंड है सम डीओ, डॉग्स आर एनिमल्स, तो डॉग्स और एनिमल्स में कोई कनेक्शन है, मतलब कुछ कुत्ते जो है एनिमल है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देन सम डीओ आर ए, बिल्कुल, मतलब जो कुत्ते हैं डॉग्स है, उसका कुछ पार्ट जो एनिमल्स है, बिल्कुल ठीक है। कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते जो है वो जानवर हैं, मतलब सम डॉग्स आर एनिमल्स। ठीक है, ये देखिए डॉग्स, डॉग्स का कुछ हिस्सा जो है एनिमल। ठीक है, अब इसको मैं ट्रिक से करवाती हूँ। पॉजिटिव के पीछे हम सम का यूज करेंगे। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर डेंजरस। ठीक है, एनिमल से डेंजरस पे जाना है। देन सम टू सम शुड नॉट बी कैंसल, डॉग से डॉग कैंसिल नहीं हो सकता, पहला बिल्कुल गलत है। सेकंड लिखा है सम डॉग्स आर एनिमल्स, तो डॉग से एनिमल पे जाना है। देन सम डॉग्स आर एनिमल्स इज करेक्ट, हमें सामने से दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। केवल जो दूसरा निष्कर्ष है वही वाला आपका सत्य है। ठीक है, एक सेकंड गाइस, बाय मिस्टेक वीडियो जो है पॉज रह गई। कोई बात नहीं भाई, वीडियो पॉज रह गई थी, मैं उसको जो है ऑन करना भूल गई थी, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। मैंने अभी क्या किया, मैंने पॉज में ही इसको टाइप कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था कोविड का जो कोड है वो FRYHW है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, FRYHW सभी के बीच में +3 हो रहा है। देखिए 3 से 6 +3, 15 से 18 +3, 22 से 25 +3, सभी में +3 हो रहा है। तो सेम आपको हाइड के केस में करना है। यहाँ पर मैंने अल्फाबेट्स की नंबरिंग की है, और उसके बाद सभी में +3, 8 में 3 जमा किया 11 के, 9 में 3 जमा किया तो 12 नंबर पे L, 4 में 3 जमा किया। देखिए वैसे तो हमें वेटेज जो है KL की ही यहाँ ज्यादा मिल रही है, तो KG तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो 4 में 3 जमा किया तो 7 नंबर पे जी, और 5 में 3 जमा करके 8 नंबर पे एच। तो हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, और ये है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है,
इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, ट्रिक से भी और डायग्राम से भी। देखिए दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है और वो वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री जो है वो मुड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए तो देखिए वामाव्रत क्या होता है। सबसे पहले वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में वही वो पढ़ रहे हैं तो उनको बता दूं, वामाव्रत आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो आपका दक्षिणाव्रत होता है वो आपका क्लॉकवाइज होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो 135 डिग्री। अब देखिए कोई पर्सन जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पर्सन का जो फेस है वो मैंने उत्तर दिशा की तरफ कर लिया। ठीक है, आपको पता है ये 90 डिग्री होते हैं सारे। ठीक है, वामाव्रत मतलब ये आपका 12 है, ये आपका 3 है, आपका 6, आपका 9 है। तो घड़ी किस दिशा में चलेगी, इस तरीके से चलेगी। और घड़ी की विपरीत दिशा तो हम इसको बोलेंगे ना। ठीक है, तो वामाव्रत 135 डिग्री जाता है, मतलब 90 प्लस में 45। मतलब एक पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो 90 यहाँ से चला और 45 जो है यहाँ से चला, तो टोटल जो है वो 135 डिग्री चल गया और यहाँ पर खड़ा है। इसका मतलब भी वो कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वो दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में। अब देखिए अब वो यहाँ पर खड़ा है तो घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे। अभी तो हम ऐसे पीछे की तरफ 135 डिग्री मुड़े हैं, तो घड़ी तो हमारी कैसे चलती है, घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर है तो ऐसे जाएगा ना क्लॉकवाइज। तो मतलब 90 डिग्री का मतलब 45 यहाँ से और 45 जो है वो यहाँ से जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा। तो उसका मुंह किस दिशा में, आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमें फाइनल यहाँ पर समझ में आ रहा है। और किसी को अगर ये एंगल समझ में नहीं आते तो उसको निकालने का एक और भी तरीका है। वो आप किस तरीके से निकालोगे, जैसे कि हमारे सामने एंटी क्लॉकवाइज कितने दिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री दिया है। ठीक है, और जो हमारा क्लॉकवाइज है वो क्या दिया है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से जब हम लेस करेंगे तो हाइयर वेटेज किसकी, एंटी क्लॉकवाइज की है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आ गया। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी डायरेक्शन गिवन होगी ना क्वेश्चन में, जैसे उत्तर दिशा गिवन है तो उससे 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो ट्रिक से करो या डायग्राम से, आंसर आपका सेम आएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है ट्रिक फॉलो करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। देन आई होप यू क्लियर। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कहीं कोई गड़बड़ हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कई हम आगे, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्यू आर के पुत्र का भाई है। आर के पुत्र, सबसे पहले ये बनाओ, आर का पुत्र, ये हो गया आर का पुत्र। आर के पुत्र के भी पुत्र का जो भाई है उसका नाम, सॉरी सॉरी ये सर्किल बन गया बाय मिस्टेक, इसको ट्रायंगल करती हूँ। एक सेकंड, देखिए आर का पुत्र, आर के पुत्र के भी पुत्र का जो भाई है वो कौन है, क्यू। ठीक है, तो क्यू आर से किस तरीके से संबंधित है। अब सीधी सी बात है, ये इसका पिता हो गया और ये पिता की माँ हुई, या पिता की या पिता का फादर हुआ, तो सीधी सी बात है क्यू तो इसका पोत्र ही लगेगा ना। ठीक है, तो क्यू का आर से संबंध बताना है, तो जिसका पहले नेम दिया उसका रिश्ता बताना है। तो क्यू का आर से संबंध, तो क्यू आर का क्या लगेगा, पोत्र लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू क्लियर, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका फिर से वही मीनिंगफुल बनाने का। ठीक है, मुझे तो सामने से समझ में आ रहा है इसमें क्या बन रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि पहले टू लिखा है, टू का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, पी। ओ का मतलब क्या बनेगा, 5 का मतलब ओ बनेगा। 1 का मतलब आपका सी बनेगा। 3 का मतलब आपका के बनेगा और 6 पे आपका ई बनेगा और टी पे आपका 4 बनेगा। तो पॉकेट जो है यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट जो है हमें दिखाई दे रहा है, और बाय चांस भाई बाय लक आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना उसी में ही बन रहा है। अदरवाइज देखिए कोई ऐसा नहीं है, आगे के जो ऑप्शन है ना उससे भी आप क्लियर कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके सामने पी के टी अगर ऐसी कोई स्पेलिंग आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा ना कि पूरा मुझे क्वेश्चन ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा एलिमिनेट हो रहा है, तो आपको सामने से समझ में आ जाएगा। तो पॉकेट इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, तो किलोमीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। ठीक है भाई, डिस्टेंस में क्या होते हैं, दूरी में आपके किलोमीटर होते हैं। ठीक है, किलोमीटर का संबंध जो आपका डिस्टेंस से है, उसी तरीके से न्यूटन का संबंध किसके साथ है, तो न्यूटन का जो संबंध है वो बल से आएगा। ठीक है भाई, जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी उनको और भी अच्छे से पता होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्स। ठीक है, तो किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस में, तो न्यूटन इज रिलेटेड टू फोर्स। देन ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। देन आई होप यू क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आई गाइस आ चुका है स्क्रीन के ऊपर फिर से कैलेंडर का। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को आपका गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? देखिए 25 अगस्त को आपका क्या है गाइस? 25 अगस्त को है आपका थर्सडे, ठीक है। उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि अगस्त के महीने में सबसे लास्ट मंगलवार कब होगा, ठीक है, फिर उससे आप क्लियर कर सकते हो कितने मंगलवार होंगे। देखिए 25 को आपका थर्सडे है, 26 को आपका फ्राइडे होगा, 27 को आपका सैटरडे होगा, 28 को आपका संडे होगा, 29 को आपका, ये देखिए 25 को थर्सडे, 26 फ्राइडे, 27 आपका सैटरडे, 28 आपका संडे, 29 आपका मंडे और 30 तारीख को जो है आपका ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो इस महीने का जो है अगस्त महीने का जो आखिरी मंगलवार होगा वो 30 तारीख को है। बस इसमें से 7 घटाते जी आपको पता चल जाएगा कितने मंगलवार होंगे। तो इसमें से 7 घटाएंगे तो मंगलवार कौन सा होगा? 23 तारीख को। उसमें से 7 घटाएंगे तो एक 16 को मंगलवार होगा, एक 7 इसमें से घटाएंगे तो 9 तारीख को होगा और एक फिर से 7 घटाएंगे तो एक 2 तारीख को होगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 मंगलवार आपके बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा ध्यान से। बस इसी तरीके से लास्ट मंगलवार निकालिए, उसमें से सब में से 7 लेस करते जी, आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर आएगा आपका, ठीक है। आई होप यू क्लियर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे। ये है आपका नंबर सीरीज का। 11 से 12 बन रहा है तो यहाँ पर +1 हो रहा है, 12 से 16 बन रहा है तो +4 बन रहा है, 16 से 25 बन रहा है तो प्लस का 9 हो रहा है और ये आपका प्लस का 16 हो रहा है। आप सबको पता चल रहा होगा कि स्क्वायरिंग हो रही है। दिस इज पहला 1 स्क्वायर, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। इसका मतलब अगला कितना ऐड होना चाहिए? 25 ऐड होना चाहिए, मतलब 5 का स्क्वायर ऐड होगा। तो 41 में अगर हम 25 को ऐड करेंगे तो हमारे सामने आंसर कितना आएगा? 66। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस है उसके बीच में स्क्वायरिंग हो रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है 25 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 66 जो है 41 में टोटल करके हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है आपका फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो यहाँ पर जो है 5 व्यक्ति हैं, 5 बच्चे हैं, ABCD उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, आवश्यक नहीं इसी क्रम में। CE के दाईं ओर और A के बाईं ओर है। देखिए E के दाईं ओर, जिसके दाईं जिसके बाईं सबसे पहले उसको लेना होता है। जैसे E है, ठीक है, CE के दाईं ओर है, मतलब E का दायां C यहाँ पर आ गया, ठीक है। E जो है C जो है वो E के दाईं ओर है, ठीक है, और A के बाईं ओर। इसी C की बात हो रही है कि E के तो दाईं ओर है लेकिन A के बाईं ओर है C, तो A के बाईं ओर बिठा दिया। A और D के बीच में एक बच्चा है। अब देखिए A और D के बीच में यहाँ तो बच्चा बिठा नहीं सकते क्योंकि D यहाँ नहीं सकता, ऑलरेडी E है। तो A और D के बीच में एक बच्चा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो पर्सन बचा कौन सा? यहाँ पर B बचा, ABCDE, ठीक है। तो पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन है? तो हमें A ही दिखाई दे रहा है। देन ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब A इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू क्लियर, ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऐसे ही सारे पेपर्स जो है मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देखिएगा स्क्रीन के ऊपर कौन सा आ चुका है। इसी तरीके से सारे पेपर्स जो हमें करने हैं, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। जो मैथ्स के है वो मैं वहां पे छोड़ रही हूँ और जितने रीजनिंग है वो मैं सारे ले रही हूँ। चलिए तो स्क्रीन के ऊपर आप सबके सामने क्वेश्चन आ चुका है। जिस प्रकार मच्छर का संबंध जो है मलेरिया से है, ठीक है। मच्छर से मलेरिया फैलता है तो चूहे से क्या फैलता है? चूहे से फैलता है प्लेग। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर। ना डेंगू, ना रेबीज, ना टाइफाइड, तो चूहे से क्या फैलता है? प्लेग। तो आपको ये देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं है, अगर आपको लगे रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जनरल नॉलेज के होंगे, कई साइंस के होंगे। तो ये जो टॉपिक होते हैं ना, एनालॉजी ऑड वन आउट, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि कहीं से कुछ भी आ जाता है, ठीक है। चलिए आई होप यू क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर सभी के सामने। प्रियंका का जो जन्मदिन है किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, उसी महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है, तो प्रियंका का जन्मदिन का दिनांक क्या है? देखिए प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार है, हमें नहीं पता, ठीक है। उस महीने का जो चौथा दिन है ना, महीने का पहला सोमवार है। सबसे पहले ये देखिए, जो उस महीने का जो फोर्थ डे है वो क्या है? मंडे। जो फोर्थ डे है वो क्या है गाइस? मंडे है। महीने का चौथा दिन जो है वो मंडे है। अब पहले आप ये देखिए, अगर महीने का चौथा दिन मंडे है तो पहला शुक्रवार कब आ रहा है? तीसरा शुक्रवार तब निकालेंगे ना जब हमें पहला शुक्रवार पता होगा। तो 3 तारीख को गाइस आपका क्या होगा? 3 तारीख को आपका संडे होगा। 3 तारीख को आपका संडे हो गया। 2 तारीख को आपका क्या हो गया गाइस? सैटरडे हो गया। और 1 तारीख को आपका फ्राइडे हो गया।
तो पहला शुक्रवार जो है वो 1 तारीख को बन रहा है, तीसरा शुक्रवार आप निकाल सकते हो, अगर 1 तारीख को आपका शुक्रवार है तो इसमें 7 जमा करके अगला शुक्रवार 8 को होगा, और इसमें 7 जमा करके 8 जमा 7 एक, तो तीसरा शुक्रवार जो होगा आपका 15 तारीख को होगा। तो प्रियंका का जन्मदिन यही बताना था, तीसरे शुक्रवार मतलब कब होगा, 15 को। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका का जन्मदिन का दिनांक आ गया 15 मतलब फ्राइडे। देन आई होप यू क्लियर, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ये ओड वन आउट का है, विषम का चयन कीजिए, कबूतर है, कीवी है, गोरैया, तोता है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो आएगा कीवी आएगा भाई। इस ये जो है उड़ने उड़ने में जो है ना समर्थ नहीं होता उड़ने में, कबूतर है तो गोरैया है, तोता है, ये सारे उड़ सकते हैं, ठीक है। इसको उड़ने में जो है प्रॉब्लम होती है, ये नहीं उड़ सकता है, ठीक है, या इसकी मतलब कैपेसिटी काफी कम होती है फ्लाइंग की। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी कीवी, ठीक है। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, कोडिंग डिकोडिंग का। तो म्यूसोरी जो मंसूरी जो है म्यूसोरी, इसका जो कोड आपके सामने दिख रहा है, SSOORIE, ठीक है। इसका जो कोड वर्ड दिया है वो है OTURQNTHNG। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 13 से क्या बन रहा है 15, तो प्लस में 2 हो रहा है। 21 से क्या बन रहा है आपका 20, तो माइनस में 1 हो रहा है। 19 से क्या बन रहा है आपका 21, तो प्लस में 2 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 19 से बन रहा है 18, तो -1। अब यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, +2 -1 +2 -1, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेम आपको दिल्ली के केस में करना है, ठीक है। +2 -1 का फॉर्मूला जो है आपने आप अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया दिल्ली, मतलब ये 4 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 9 है। तो +2 करेंगे तो पहले क्या आएगा, देखिए सब में FC और FD आ रहा है, तो +2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले F आएगा। अगर मैं इसमें से -1 करूंगी, 5 में से 1 घटाऊंगी, तो D आएगा, मतलब नंबर 4 आएगा, ठीक है। तो FD वाला C वाला जो हम यहाँ एलिमिनेट कर रहे हैं, तो D वाला आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर +2 करूंगी तो 14 पे मतलब हमारा N आएगा। तो सीधी सी बात है, बी ऑप्शन मिल गया। पूरा पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पीछे तो दोनों के G और K ही मिल रहा है आपको, ठीक है। तो M है और N है, सीधी सी बात है। यहाँ पर जो है +2 के अकॉर्डिंग हमारा 12 में 2 जमा करके 14 आएगा, मतलब हमारा N आएगा, ठीक है। देन आई होप यू क्लियर, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए P $Q, A $B का मतलब क्या, A B की पत्नी है, तो P Q की पत्नी है। तो P जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है, Q की, समझ में आ रहा है, ठीक है। A$B का मतलब क्या है, A B की पत्नी है, तो P Q की पत्नी है, तो P पत्नी है Q की। उसके बाद है Q*R, A*B का मतलब क्या है, B A का भाई है, उल्टा देखिए, B A का भाई है, मतलब B A का भाई है, तो R Q का भाई है, उल्टा, ठीक है, R Q का भाई है। तो R जो है वो भाई है, किसका भाई है, Q का। उसके बाद है R#S, तो A#B का मतलब क्या है, B A का पुत्र है, तो S R का पुत्र है, तो S जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, आर का। तो इन्होंने पूछा है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कि एसपी का पुत्र है, क्या एसपी का पुत्र है, बिल्कुल गलत। क्या आरपी के ससुर हैं, आरपी के ससुर हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद है क्या आर क्यू के पिता हैं, क्या आर जो है वो क्यू के पिता है, आर क्यू के भी गलत है। एस क्यू का भतीजा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एस के पिता आर हैं और आर का जो भाई है क्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, एस क्यू के, एस जो है वो क्यू का भतीजा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। देन आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका नंबर सीरीज का 125 से 25। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डिवाइड का 5 हो रहा है, अगर 125 के नीचे 25 रख दो ना, तो ये भाग 5 हो रहा है, ये भी आपका भाग 5 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर ये सीरीज हमारी चल ही रही है, तो अगर मैं यहाँ पर भी भाग 5 कर दूं, भाग 5 का मतलब अगर मैं 5 के नीचे 5 रखूंगी तो यहाँ 1 आएगा, तो 1 के नीचे भी भाग 5 ही करूंगी तो 1/5 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1/5 को अगर मैं 5 से भाग करूंगी तो हमारा 1/25 आएगा ना, कैसे, देखिए इसको अगर मैं भाग 5 करूंगी तो ये जो 5 है ये 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ 1/25 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/25 है, इसको मैं 5 से भाग करूंगी तो कितना आएगा, खुद देखिए, 1/25 है, ठीक है। अगर मैं इसको 5 से भाग करूंगी तो सिंपली 1/25 है, इसका गुना में ये 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ 125 आ जाएगा। तो सिंपली मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है, कोई -1 नहीं आएगा, +1 आएगा, क्योंकि सभी के बीच में क्या हो रहा है गाइस, डिवाइड जो है 5 हो रहा है। देन आई होप यू क्लियर, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फिर से हमारा मीनिंगफुल का आ गया है। तो इन्होंने लिखा है कि इसको करने से, देखिए मुझे तो सामने से पता चल रहा है इसका आंसर क्या है, लेकिन मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। नंबर 5 पे आपका क्या है, नंबर 5 पे आपका आई है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आपका क्या है, नंबर 4 पे आपका ए है, नंबर 2 पे आपका एन है, तो ये तो कुछ बनता दिख ही नहीं रहा। नंबर 1 पे नंबर 1 पे सॉरी आपका 1 पे क्या है, एल। तो आपको सामने से ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आता है। कुछ इस तरीके से ही आपको जो मीनिंगफुल तो आपको पता समझ में आ ही रहा होगा। अब 3 के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा हमारा एस, 5 के अकॉर्डिंग हमारा आएगा फिर जी, 6 के अकॉर्डिंग सॉरी आई फिर जी आएगा, नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारा एन आएगा, 4 के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा गाइस ए, और 1 के अकॉर्डिंग हमारा एल आएगा। तो सिग्नल जो है हमारा यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बन चुका है, तो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज योर मीनिंगफुल वर्ड, एक अर्थपूर्ण शब्द जो हमने बनाना था और वो हमारा यहाँ पर फाइनली बन चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, इससे आपको पता चल रहा है कि हर पेपर में कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गई स्क्रीन के ऊपर आपका आ चुका है डायरेक्शन का। ठीक है, अब देखिए दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन लिख रही है। दाया बाया तो आप सबको पता है, यहाँ पर देखकर लिखना चाहिए भाई दाया बाया क्या है, ये देखिए। ठीक है, नॉर्थ में ये आपका राइट है, आपका लेफ्ट है। साउथ में दिस इज योर लेफ्ट, दिस इज योर राइट, एक सेकेंड, दिस इज योर राइट। ईस्ट में ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, मैंने राइट लेफ्ट लेने कैसे इस तरीके से सिखाए हैं आपको। अब देखिए सरिता 24 मीटर पश्चिम की तरफ चलती है, तो यहाँ पर सरिता खड़ी है, ये 24 मीटर पश्चिम की तरफ चली। ठीक है, उसके बाद लिखा है चलने के बाद अब वो दाएं मुड़कर 24 चलती है। अब दाएं मुड़कर 24 कैसे चलेगी, वेस्ट में दायां ऊपर की तरफ चलेगी, ऊपर की तरफ ये 24 मीटर चलेगी। इसके बाद वो बाएं मुड़कर 16 चलती है। अब यहाँ पर बायां कहाँ मुड़ेगी, यहाँ पर मुड़ेगी। बाएं मुड़कर कहाँ कितना चलती है भाई, 16 चलती है। पुनः वो बाएं मुड़कर 24 चलती है, मतलब वो नीचे की तरफ चलेगी। वेस्ट में देखिए बायां कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन को फॉलो करिए, तो 24 चलती है। अब सरिता तब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब सरिता देखिए आरंभिक बिंदु से, मतलब अपनी आंख को यहाँ रखो, आरंभिक बिंदु से देखना कि अब वो कौन सी दिशा में खड़ी है, अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है, किस दिशा में, ये दिशा कौन सी है, आरंभिक बिंदु से देखने में ये दिशा कौन सी दिख रही है, वेस्ट दिख रही है, पश्चिम दिख रही है। और कितनी दूरी है, 24 ये, और दिस इक्वल टू दिस 16 ये, तो 24 जमा 16 टोटल कितना हो गया हमारा 40। तो आंसर इसका क्या आएगा, वेस्ट 40, वेस्ट 40, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कुछ क्लियर ना हो ना, फिर से वीडियो में बैक में जाइए, फिर से वो चीज नोटिस कीजिए जो मैंने आपको समझाई है, बोली है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको डायरेक्शंस को फॉलो करना है, डायरेक्शन बनाओगे, उसके बाद जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे मूव कर लीजिए, बस और कुछ भी नहीं करना। आई होप यू क्लियर, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन के ऊपर आप सबके सामने आ रहा है हमारा, सिलोजिज्म का टॉपिक है। कुछ कुत्ते जो हैं मछलियां हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देन some dogs are fishes। ठीक है, देन some dogs are fishes, एक सेकेंड, some dogs are fishes हैं। उसके बाद है कुछ मछलियां जो है पक्षी हैं। देन some fishes are birds। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखा है, देन some dogs are birds, some dogs are birds, और सेकंड है some birds are डॉग्स। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है। देखिए डॉग से बर्ड पे जाना है, देन सम डॉग्स आर बर्ड्स, डॉग से बर्ड्स पे हम नहीं जा सकते, बिकॉज सम टू सम शुड नॉट बी कैंसल, फिश से फिशेस कैंसल नहीं हो सकता, तो पहला बिल्कुल गलत है। उसके बाद है सम बर्ड्स आर डॉग्स। ठीक है, तो बर्ड से भाई, बर्ड से डॉग हो या डॉग से बर्ड हो, हम नहीं जा सकते, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम फिश से फिश कनेक्ट जो है कैंसिल नहीं कर सकते, तो डॉग और बर्ड के बीच में जितने कंक्लूजन है सारे गलत हैं। ठीक है, अब इसका मैं डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। डॉग का कुछ हिस्सा फिश है और फिश का कुछ हिस्सा जो है वो बर्ड है। तो यहाँ पर देख लीजिए डॉग और बर्ड में कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स ही बात है, डायग्राम से देखोगे या वैसे देखोगे आपका जो आंसर है वो गलत होता दिख रहा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। PQRST जो है 6 पर्सन है। ठीक है, ये एक पंक्ति में खड़े हैं उत्तर की तरफ मुंह करके। P T के बाएं और R के दाएं। P जो है T के बाएं, T के बिल्कुल बाएं P है, P जो है T के बिल्कुल बाएं है। ठीक है, P जो है T के बिल्कुल बाएं है, और यही P जो है P T के बाएं और R के दाएं है, यही जो P है वो R के दाएं है। ठीक है, इसी P की बात हो रही है, T के बाएं और R के दाएं। ठीक है, Q T के दाएं है, Q जो है वो T के दाएं है, मतलब T के बिल्कुल दाएं पे हमने Q को लगाना है, और यही Q जो है T के दाएं है, लेकिन यही Q जो है S के बाएं है। ठीक है, तो ये हमारी एक फिगर बन जाएगी, और S और ठीक है
एस के बाएं है, ठीक है, एस के बाएं और एस यू के बाएं हो रहा है, एस जो है यू के बाएं हो रहा है, मतलब हमने यहाँ पर यू को जो है फॉलो करना है, ठीक है। तो क्यू के पड़ोसी कौन है, आप सबको सामने से दिख रहा होगा एग्जैक्ट टी और एस, ठीक है, कुछ नहीं, जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे फॉलो करना है, पी टी के बाएं, आर के दाएं, क्यू टी के दाएं, क्यू जो देखिए टी के दाएं और एस के बाएं, उसके बाद एस यू के बाएं, एस यू के बाएं, एस सॉरी और एस जो है यू के बाएं, मतलब यू यहाँ लगेगा तो इसके बाएं में एस होगा ना, तो पूछा क्या है क्यू के पड़ोसी कौन है, तो टी और एस, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन आई होप आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जितने पेपर कराए हैं इसी तरीके से आगे आगे पेपर हम मूव करते जाते हैं, ठीक है। अब तक मैंने आपको आई थिंक 4 पेपर तो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से जितने रीजनिंग के क्वेश्चन है, जितने पीवाईक्यू से हम कवर आप करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते जाते हैं, और आप सबको एक और भी आइडिया हो रहा होगा कि मतलब किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखियो हर पीवाईक्यू में क्या क्या रिपीटेंस हुए हैं। आई होप यू क्लियर, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, ठीक है।